विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में नवनिर्माण के 9 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और नवनिर्माण के 9 वर्ष। इस मुहिम के साथ अपने अब तक के कामकाज को लेकर प्रदेश सरकार लोगों के बीच जा रही है, अपने कामकाज का प्रचार प्रसार कर रही है, अपनी उपलब्धियों को बता रही है। आज आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत हैं। वीरेंद्र जी, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सरकार जिस उपलब्धि की चर्चा कर रही है पिछले 9 वर्षों में, आप आर्थिक नजरिए से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश को किस धरातल पर पाते हैं? क्या वाकई सरकार जो 9 साल की उपलब्धियों में दावा कर रही है कि प्रदेश जो है वो बीमारू प्रदेश की श्रेणी से एक ब्रेक थ्रू स्टेट हो गया है, जहां अपार निवेश की संभावनाएं हुई हैं? और क्या वाकई में इसका लोगों के जीवन पर, बेरोजगारी दर पर, आर्थिक समृद्धि पर, खुशहाली पर कोई असर पड़ा है? आप इस दावे को कितना सही मानते हैं और किस तरह का बदलाव 9 सालों में देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम 25 करोड़ जनसंख्या की बात करते हैं। अगर ये अपने आप में एक देश होता तो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पॉपुलस देश होता। तो भारत का जो एक सपना है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा 2047 तक, तो ये जब तक उत्तर प्रदेश प्रगति नहीं करता है, जब तक अपने जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसको भली भांति ओवरकम नहीं करता है, तब तक भारत का एक डेवलप्ड इकोनॉमी का सपना अधूरा रह जाता है। जहां तक रही है एक पैन इंडिया पर्सपेक्टिव जो मैंने दिया, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात आती तो आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश, अब जैसे आपने चर्चा भी करी कि बीमारू स्टेट की कैटेगरी में देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश जो है भारत की जो एवरेज ग्रोथ रेट है उसको नीचे पुल डाउन करता है। अगर इसको मैं एक संज्ञा देना चाहूं कि जब हम सतह की बात करते हैं कि कोई चीज अगर गड्ढे में नीचे पड़ी तो पहले उसको सतह पे लाएंगे, तो पहले जरूरत यह थी कि उत्तर प्रदेश को उन संकटों से निकाल के सतह पे लाना और फिर उसको डेवलपमेंट पाथ के ऊपर डालना। तो पिछले 2014 के बाद जब केंद्र में सरकार आई या 2017 में जब उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ सरकार है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों में एक कॉमन मैन से भी अगर वार्तालाप करेंगे तो ये चीजें निकल के आती हैं। और क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते बाहर से जो लोग लखनऊ में आते हैं उनसे बात करता रहता हूं, तो हमेशा जब भी उनसे फीडबैक लेने की कोशिश होती है तो वो हमेशा एक ऑसम एक फीलिंग वो लोग एक्सप्रेस करते हैं कि हमने ऐसा नहीं सोचा था। जिस तरीके के एक परसेप्शन हुआ करता था, जैसे कहते हैं परसेप्शन हार्डन रियलिटी, जो किसी चीज का भाव होता है वो वास्तविकता से ज्यादा प्रबल होता है। तो जो एक परसेप्शन पहले हुआ करता था उत्तर प्रदेश का कि जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, सड़कें बहुत खराब हुआ करती, बिजली की स्थिति के बारे में भी इसी तरीके की बातें होती थी, किसान जो है लोन पे दबा हुआ रहता था। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के साथ एक चैलेंज ये भी हुआ करता था कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही थी पहले, वो अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती थी, उससे भी उत्तर प्रदेश का जो एक डेवलपमेंट ग्रोथ था वो बाधित होता था। अब ये स्थिति है कि क्योंकि दोनों जगह पे एक ही पार्टी की सरकार है तो इससे त्वरित गति से विकास होता है, क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं वो जल्दी लिए जाते हैं, बजटरी एलोकेशन भी अच्छा रहता है। इसका जो है बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है। जहां तक जैसे आपने निवेश की भी चर्चा करी, तो पिछले 2017 से जितने भी निवेश के जो सम्मेलन हुए हैं उसमें करीब 50 लाख करोड़ के आसपास के जो एमओयू उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, उसमें से करीब 15 लाख करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स पहले ही लॉन्च करे जा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश को आपको मालूम होगा कि इस समय जो है 55% जो एक्सप्रेसवेज का जो लेंथ है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे जो गंगा एक्सप्रेसवे बहुत ही जल्दी खुलने की उम्मीद है। जब ये खुल जाएगा तो उत्तर प्रदेश समझ लीजिए भारत के जो 60% एक्सप्रेसवे का जो एक लेंथ होगी उसको अकाउंट करेगा। और क्योंकि रोड को सिर्फ रोड की तरह, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखा, क्योंकि रोड में आपने देखा होगा जब भी कोई एक रोड बन के आती है, जब उस पर ट्रैफिक आने लगता है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे डेवलपमेंट, छोटे छोटे कस्बे बनने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट हब्स आने लगते हैं, क्लस्टर्स जनरेट होने लगते हैं। तो वो जो एक्सप्रेस वे का जो एक सॉफ्ट पावर जो जनरेट करता है वो भी जो है बहुत एक परसेप्शन को बिल्डअप करता है, क्योंकि वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऐसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेस से भी आप देख सकते हैं। तो एयरपोर्ट्स की बात कर ले, बाकी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जब बात होती थी, टूरिस्ट की बात होती थी, टूरिज्म की, तो आगरा के अलावा बहुत ज्यादा आपको हब्स नहीं पता लगते थे। इस समय देखिए अयोध्या को आप देख लीजिए, वाराणसी को देख लीजिए, मिर्जापुर में देख लीजिए, आगरा तो पहले से ही स्थापित एक टूरिज्म हब की तरह है जो कि वर्ल्ड फेमस है। लेकिन उसके बाद से 2017 के बाद से जिस तरह के रिलीजियस टूरिज्म को जो टैप करने की कोशिश की गई है, उससे भी जो हॉस्पिटैलिटी हो, लॉजिस्टिक्स हो, होटल इंडस्ट्री। आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, कुछ चीजें जो है इस मौके पर याद दिलाना जरूरी है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि अब प्रदेश को टेम्पल इकोनॉमी जो है वो एक नया टर्म उन्होंने कॉइन किया कि टेम्पल इकोनॉमी
इकोनॉमी की तरफ ले जाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है, आपने आगरा की बात की, पहले लोग आगरा ही आते थे, अब अयोध्या में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है क्योंकि फुटफॉल जबरदस्त है। जहां 2017 में लगभग 1 करोड़ के आसपास थे, 25 करोड़ के आसपास लोग आए हैं और 158 करोड़ टोटल जो है पिछले साल जो है आने वाले पर्यटकों की तादाद रही, जिसमें 36 लाख के आसपास विदेशी और बाकी प्रदेश के हैं, देश के हैं और बाहर से आने वाले जो भारतीय पर्यटक हैं। तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जनरेट हुई है, खासतौर पे अयोध्या का जो ट्रांसफॉर्मेशन है और बनारस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से कैसे देख रहे हैं और रेवेन्यू जनरेशन में कैसे देख रहे हैं? क्योंकि काशी विश्वनाथ के आसपास के लोगों का दावा है कि वहां जो 1 रुपए का कारोबार करता था, उसका कारोबार अब 500 रुपए का हो। इस कदर मैनीफोल्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लोगों की बिजनेस एक्टिविटीज में। देखिए, टूरिज्म एक सर्विस सेक्टर है जिसका एक तो सीधा सीधा लाभ मिलता है कि जो भी टूरिस्ट आता है वो खर्चा करता है, तो एक उसकी कास्केडिंग इफेक्ट होता है, उसमें लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट से लेके हॉस्पिटैलिटी, होटल्स सब आते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि जब कोई पर्यटक बाहर से आता है, चाहे दूसरे प्रदेश से आए, चाहे देश से आए, तो वो जो भाव लेके जाता है, तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो करता है, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता है कि मैं खुद गया था, मैं वहां रहा हूं, मैंने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर देखा है, वहां की सुविधाएं देखी हैं। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्नॉलेज कर लिया है कि अगर हम टूरिस्ट को अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छी रोड देंगे, उनको रुकने के अच्छे साधन देंगे, साफ सफाई उसको दिखाएंगे, तो हमारे लिए ना केवल एक डायरेक्ट इकोनॉमी जनरेट होती है, एक इनडायरेक्ट जो कास्केडिंग इफेक्ट है, जो डायनेमो इफेक्ट है, वो बहुत पावरफुल होता है। उस चीज को प्रदेश सरकार ने माना है और इसी के साथ इंटरटेनमेंट को भी जोड़ दिया। जैसे आपने देखा होगा नोएडा में जो है फिल्म सिटी भी आ रही है, वो भी आपकी सॉफ्ट पावर को जनरेट करेगा। और वहां पे जेवर का जो एयरपोर्ट आ रहा है, वो जो है ना केवल एक एयरपोर्ट है बल्कि एक पूरा एविएशन हब है, जो कि ना केवल पैसेंजर के लिए बल्कि माल के ढुलाई के लिए, माल को बेचने के लिए एक्सपोर्ट हब की तरह जनरेट होगा। फिर आप देखेंगे कि जो यूपी का पूरा एक जो वैल्यू चेन है, जो सप्लाई चेन है, वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि 2017 के बाद से जिस तरीके का जो अलग अलग सेक्टर में काम हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, और बहुत सी चीजें सोशल सेक्टर की भी हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जो सीधे सीधे तो नहीं दिखता लेकिन उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत होता है। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, तो जो आपका मैन पावर जनरेट होता है, जो वो स्कूलों से, कॉलेजेस से या टेक्निकल इंस्टीट्यूट से निकलता है, वो ना केवल यूपी में काम करता है, बाहर जाता है, वो भी आपके ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करता है। जी, और 2 अलग अलग इसमें क्षेत्र हैं जिन पर मैं आपसे चाहूंगा कि जरूर चर्चा हो। एक पहला कि किसान जो है वो एक बड़ा कारक है अर्थव्यवस्था में, एक बड़ा फैक्टर है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन उनकी अपनी खेती में हुआ है, उसमें चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स के जरिए हो, चाहे वो उन्हें जल्दी किसी भी चीज का मुआवजा मिलने की, हेल स्टॉर्म या दूसरी चीजों की वजह से हो रहा हो, जो सोलर इक्विपमेंट्स उनको मिल रहे हैं उसको लेकर के। और एक महत्वपूर्ण है एमएसएमई, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा एमएसएमई का सेक्टर है, और जो ओडीओपी जैसे जो स्कीम्स हैं उससे कितना लाभ हुआ है। खासतौर पर कोविड के दौरान उस पर फर्क पड़ा था, छोटे इंडस्ट्रीज थी और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। तो ये पिछले 9 सालों में कितना ट्रांसफॉर्म हुआ? देखिए, जब किसानों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कोविड के दौरान जो है सारे जितने भी सेक्टर थे सब डीग्रोथ हो गए थे, सिर्फ एग्रीकल्चर ही सेक्टर था जो चल रहा था और उसको कुछ छूट भी मिली हुई थी। उसने ही भारत की जो अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा। और भारत क्योंकि एक कृषि प्रधान देश है, खासतौर से उत्तर प्रदेश को आप देखें, तो अब नई चीज ये हो रही है कि जो सरकार है वो किसानों को मार्केट के साथ सीधे सीधे लिंक करने की योजना बना रही है और बहुत सारी योजनाएं चल भी रही। फार्म टू फोर्क का जो कहा जाता है कि फार्म से निकल के फोर्क, मतलब कि किसी के टेबल पे जब तक खाना पहुंचता है, जो पूरी वैल्यू चेन है, जो पूरी सप्लाई चेन है, उसको कैसे एक स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं, किसान भी जो है वो धान लगाता है, गेहूं लगाता है, शुगर केन लगाता है, बाकी क्रॉप्स की तरफ कम जाता है। और धीरे धीरे जैसे आपने देखा है कि पानी को लेकर काफी चिंताएं हैं, देश में कई प्रदेश हैं जो ब्लैक स्पॉट की तरह हो गए, वहां पे वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया। तो और बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल सीड हैं, जो अभी भी इंडिया इंपोर्ट करता है बाहर से। तो अब धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जो हमारा बास्केट है, फूड बास्केट, कैसे उसको बढ़ाना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, जिसमें वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसको निकाल के किसानों को इंकरेज कर रही है कि वो दालों को वो करें, ऑयल सीड्स को करें, मेज की क्रॉप में जाएं, जो मार्केट क्रॉप्स हैं, जिसका दाम भी सही मिलता है। और उसको भारत क्योंकि इंपोर्ट करता है, तो अगर हम उसको अपने देश में ही पैदा करेंगे तो ना केवल हमारा फॉरेन एक्सचेंज से बचत होगी, बल्कि हमारा जो है क्या किसान को भी डबल ट्रिपल दाम मिले। और सीधे क्योंकि वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो एमएसएमई से लिंक हो गया, क्योंकि यूपी में करीब करीब
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर जो एमएसएमई, करीब 90 लाख से ज्यादा एमएसएमईज हैं। तो हमको अब वो समय आ गया जब एमएसएमईज को और फार्मर्स को एक बास्केट में देखना पड़ेगा, उनको एक ही देखना पड़ेगा। फार्मर को एक प्रोड्यूसर की तरह भी देखना पड़ेगा, उसको एक इंडस्ट्रियल एक प्रोडक्ट की तरह जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक हमारा किसान वही पुराने फिल्मों में जिस तरह का आपको गरीब किसान दिखाई देता था, आज भी दिख रहा है, तो कल भी, क्या हम ऐसे ही चाहते हैं? तो जब तक हम उसको अपने मार्केट से लिंक नहीं करेंगे, उसको फूड प्रोसेसिंग से लिंक नहीं करेंगे तब तक। और ये बहुत अच्छी बात, जैसे मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि कैसे हमें किसानी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, स्केलिंग अप कैसे करनी है। या ट्रेडिशनल क्रॉप उसको बस देते रहे, उसको एमएसपी दे दें, उसी में खुश रहेगा, उसी में हमारा उत्थान है, और बाहर से हम इंपोर्ट भी करते रहे, नहीं। तो कैसे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भी करें और किसानों को भी नेक्स्ट लेवल पे ले आके स्केल अप करके सारे इकोनॉमी के जितने भी अलग अलग घटक हैं वो एक साथ जब बढ़ेंगे तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा, और जब उत्तर प्रदेश का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। बिल्कुल। और एफपीओज भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, खासतौर पे जो बनारस के आसपास, गाजीपुर, इधर से दुबई और तमाम देशों में सब्जी, फल और वहाँ मैंगो पैकिंग की भी इंडस्ट्री प्लांट शुरू हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स जो है हैंड होल्डिंग से लेकर के मार्केट अवेलेबल कराने तक वो सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर जो अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में आप कहें कि बहुत तेजी से उभरा है और इस बार के बजट में भी उस पर बड़ा ध्यान है, एआई का, टेक्नोलॉजी का। और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उसमें एक बड़ा पोर्शन जो है वो, खासतौर पे कोविड में भी इसके प्रयास शुरू हुए थे कि जो चाइना से कंपनियां आना चाहती हैं, मोबाइल प्लांट ऑलरेडी नोएडा में है। तो ये सेक्टर किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, खासतौर पे 17 से पहले तक यहाँ हालात बहुत बुरे थे। देखिए, जब हम एआई की बात करते हैं तो अभी भी एआई को लेकर लोगों में बहुत सारा भ्रम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता नहीं क्या है। लेकिन अब देखिए, धीरे धीरे वो समय आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे एक जो रूटीन लाइफ में इम्बेड हो चुका है, वो हमारे नजरों से पीछे है भले, लेकिन वो इम्बेड हो चुका है। जितने भी आप देखेंगे स्मार्टफोन आते हैं उसमें एआई फीचर्स रहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट ने ये जो सीसीटीवीज लगाए सब एआई से जनरेटेड हो गए। पुलिस से लेके इवन फार्मिंग में एआई का यूज हो रहा है कि फार्मर जो है ऊपर से ही देख के बता देते हैं कि किस फसल के लिए कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितना पानी की आवश्यकता है, पानी का वाटर लेवल क्या है, क्लाउड की स्थिति कितनी है आने वाले। तो एआई का जो बहुत ज्यादा यूज जो है यूपी में एग्रीकल्चर को लेके भी बहुत सारा हो रहा है। और बाकी जहां तक उसको आप सर्विस इंडस्ट्री से या जॉब से जोड़ेंगे तो नेचुरल बात है कि भाई, क्योंकि लखनऊ में भी आप देखेंगे एआई सिटी का एक प्रपोजल है जो कि शेप ले रहा है। लखनऊ में भी आपने देखा होगा आईबीएम की अपनी यूनिट है, एचसीएल का अपना यूनिट है, इनमोबी की यूनिट है, सिफी की यूनिट है। तो और नोएडा तो वैसे भी एनसीआर में होने की वजह से नोएडा को एक अग्रणी स्थान पहले मिला था, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा एसटीपीआई हो या इस तरीके की प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी एआई को लेके यूपी में बहुत सारा निवेश भी कर रही हैं। और यूपी का जो मैन पावर है, क्योंकि यूपी में जैसे मैंने कहा, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो हमारा यूथ का बास्केट निकल के आता है, ट्रेंड होके बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है। और उनको ये फायदा होता है एआई कंपनीज को कि अगर वो छोटे शहरों में अपना यूनिट स्थापित करते हैं तो उनकी मैन पावर कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और उनकी जो फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ये भी हमारे लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। और एआई पॉलिसी भी है, मतलब यूपी इंडिया के उन अग्रणी राज्यों में है जिनके पास अपनी एआई पॉलिसी भी है। तो इसका कहने का मतलब है कि एआई को लेके जागरूक है सरकार, और उसको लेके कैसे कैसे विभिन्न क्षेत्रों में उसको इम्बेड कर दिया जाए, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा एक समय फीचर फोन, स्मार्टफोन, लेकिन अब फोन ही कहते हैं, स्मार्टफोन कहना बंद हो गया क्योंकि ज्यादातर फोन स्मार्टफोन हो गए। तो धीरे धीरे एआई जो है हमारे जीवन का जो है एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। एक जो आप परसेप्शन चेंज की बात आपने सब शुरू में की थी, 9 सालों में जो नवनिर्माण के 9 वर्ष की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश को आज आप किस स्थिति में आर्थिक मोर्चे पर इस देश के अंदर देखिए, जैसे मैंने पहले ही कह दिया, 25 करोड़ की जनसंख्या, सबसे बड़ा राज्य है, ना केवल इंडिया में, दुनिया का सबसे बड़ा राज्य। देखिए, उत्तर प्रदेश का बजट सबसे बड़ा बजट, 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है, जो कि उत्तर प्रदेश जो है देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं है, उसके बाद भी बजट साइज सबसे बड़ा है। हमारा जो जीडीपी है वो करीब 35 लाख करोड़ के आसपास है। तो जब इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पहले भी बहुत सिग्निफिकेंट हुआ करता था इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक ग्रोथ इंजन की तरह उभर के आया, जैसे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग 60% के आसपास यूपी में होता है। एक्सप्रेसवेज की जैसे बात करी कि 50% से लेकर अब 60% का जो लेंथ होगी वो यूपी की हो जाएगी। एमएसएमई सेक्टर जी, सैमसंग का जो है दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट जो सैमसंग का है वो हमारे यूपी में है, नोएडा में। बहुत सारे और भी प्लांट हैं। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश आज उस स्थिति में आ गया है, एक ऐसे क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है कि पहले भी ये बात सही थी कि उत्तर प्रदेश की अगर ग्रोथ नहीं होगा तो
इंडिया कैसे आप रहे, लेकिन वो एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में होता था, वो एक नेगेटिव परसेप्शन में होता था कि उत्तर प्रदेश पुल डाउन कर रहा है। लेकिन आज वही दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और ये तेजी से जितनी तेजी से बढ़ेगा, भारत की जो ग्रोथ की रफ्तार है वो और तेज होगी। तो ये फर्क आया है। अभी जैसे आपने देखा होगा, हमारे डेलीगेशन जो है जापान और सिंगापुर गया था, वहां से भी करीब 2.5-3 लाख करोड़ के आसपास के MOU साइन करके आए हैं। तो कहने का मतलब एक परसेप्शन चेंज की वजह से जो एक हमको एक बेनिफिट मिल रहा है, जिस तरीके का ट्रैक्शन गेन कर रहा है उत्तर प्रदेश, तो इस समय इंडिया के लिए एक, और डिफेंस कॉरिडोर की बात हम लोग ने छोड़ दी कि डिफेंस कॉरिडोर जो हमारा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का जो कॉरिडोर के परिप्रेक्ष्य में जब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर है बहुत ही क्रिटिकल है। और इस समय जिस तरीके की युद्ध के बादल आप देख रहे हैं, एशिया तक भी आ गए हैं, तो उस पूरे एक बैकड्रॉप में आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स है आर्म्स का दुनिया में, तो अब हमारा जो एक्सपोर्ट उसको सब्स्टिट्यूट करके कैसे हम नेट एक्सपोर्टर बने डिफेंस के लिए, उसके लिए भी उत्तर प्रदेश बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ब्रह्मोस की मिसाइल देखिए, आप जानते हैं कि लखनऊ से बन के निकल रही हैं, कानपुर में अडानी का एक बहुत अच्छा प्लांट है, AK सीरीज की जो राइफल्स हमारी बन रही हैं। तो ये पूरे जब परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका जो उसको पहले निभानी थी, नहीं निभा पा रहा था, वो बहुत मजबूती से निभा रहा है और नए नए आयाम को अर्जित। बिल्कुल। तो देश का जो इकोनॉमी का अगर कहा जाए तो ग्रोथ इंजन जो है उत्तर प्रदेश बनने की ओर आगे बढ़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी इस पूरी परिचर्चा में शामिल होने के लिए, कि किस तरह पिछले 9 वर्ष इस सरकार के वो नव निर्माण के 9 वर्ष रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में नवनिर्माण के 9 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।